जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट में दोस्तों हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 13 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सब सीडीपी को कवर करेंगे। उसके बाद जो आपके और सब्जेक्ट हैं दोस्तों, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, सबको इस पर कवर किया जाएगा। दोस्तों सीटेट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल है तो वह होता है दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों जो आपका सीटेट होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। इसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं दोस्तों, आपको ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको लगेगा चारों ऑप्शन पढ़े हैं, चारों सही हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें आपको समझना होगा कि चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, वह आपका सही आंसर होता है। दोस्तों सीटेट में सबसे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के लेकर। अब हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जब प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। इसलिए आप पेपर को सॉल्व करते समय ये ज़रूर समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से घुमाया जा रहा है। और सीटेट का एग्ज़ाम देते समय आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ये पेपर है दोस्तों ये बच्चों के लिए है, 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 8 तक। तो आप इस चीज़ को ज़रूर फोकस करिएगा कि बच्चे के बारे में कोई भी गलत चीज़ अगर कही हो तो आपका ऑप्शन गलत होगा। इसमें सब चीज़ गलत हो सकता है, जैसे टीचर गलत हो सकता है, पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, स्कूल गलत हो सकता है, किताबें गलत हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं गलत होता, वह क्या है दोस्तों, बालक। बालक के बारे में अगर कोई भी ऑप्शन निगेटिव है तो वह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसलिए दोस्तों आप सब हर समय इसमें बाल केंद्रित का ध्यान दीजिएगा, बालक सेंटर में रहेगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर दोस्तों 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सबको कवर कराया जाएगा। यह पेपर आज जो हम सब कवर करेंगे पेपर 2 के लिए है दोस्तों, लेकिन पेपर 1 के लिए आपको इस प्ले लिस्ट में आप इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पे आपको 50 से ज़्यादा वीडियो आपको पेपर 1 के लिए डाल दिए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं। आइए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सीडीपी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन आपका आता है चाइल्ड डेवलपमेंट से और 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से। टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के रहते हैं। पहला क्वेश्चन है बाल विकास की गति। ऑप्शन है पहला, एक समान मानकी और अव्यवस्थित होती है, या फिर बी ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है, या फिर सी ऑप्शन है एक समान मानकी और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है, या फिर लास्ट ऑप्शन है करें में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती हैं। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। सभी बालक में जो भिन्नताएं होती हैं दोस्तों वो व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ जो है सुनियोजित और क्रमानुसार होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। ऑप्शन है पहला शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर माध्यमिक बाल्यावस्था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, शैशवावस्था। किस पे, स्थूल गति के प्रयोग में केंद्रित होते हैं, किस पे, शैशवावस्था में इज राइट आंसर। अगर शैशवावस्था की बात करें तो दोस्तों जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो आपकी अवस्था होती है वह आपकी शैशवावस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा के अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है क्या कहलाती है। ऑप्शन है सृजनात्मकता, संवर्धन, समाजीकरण, या फिर दोस्तों स्थगित अनुकरण। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समाजीकरण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, समाजीकरण इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है। ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है दोस्तों संवेदी चालक अवस्था, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी दोस्तों संवेदी चालक अवस्था जो है, अगर इसकी अवस्थाओं की बात करें तो दोस्तों जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है इसकी बात करें तो यह होता है 2 से 7 तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आती हैं आपके ये होता है 7 से 11 वर्ष तक। और दोस्तों जो संवेदी चालक अवस्था है जिसकी जो राइट आंसर है इसमें आपका वो होता है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। अगला जो बचता है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, लास्ट वाला ये चलता है दोस्तों 11 या 12 प्लस 12 के ऊपर जो बच्चे होते हैं वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे जिन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है। ऑप्शन में हम चलते हैं। ऑप्शन है पहला जीववादी सोच, ऑप्शन बी है केंद्रीयता, ऑप्शन सी है दोस्तों अप्रतिवर्ती सोच, या फिर लास्ट ऑप्शन है क्रमबद्धता। तो राइट आंसर इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों जीववादी सोच। क्योंकि दोस्तों जैसे खिलौना होता है, खिलौना गिर गया तो रोने लगती है कि हमारे खिलौना गिर गया, या फिर कोई मार दिया तो उसे लगेगा कि इसमें जान है, इसको चोट लगती है, इसलिए यह जीववादी सोच को दर्शाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है। ऑप्शन है पहला नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, ऑप्शन बी है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, ऑप्शन सी है दोस्तों ऑप्शन सी है यह महसूस करना कि अपने लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य, या फिर लास्ट ऑप्शन है यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा डी दोस्तों, यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना। डी इज राइट आंसर। किसके अनुसार दोस्तों? कोहलरबर्ग के अनुसार। इनके जो सिद्धांत है दोस्तों, इन्होंने हर सिद्धांत के अपने सिद्धांत में इन्होंने 3 चरण दिए थे और 3 चरण के दोस्तों एक चरण के 2 टाइप बताए थे। तो यह कोहलरबर्ग का सिद्धांत था। अगले क्वेश्चन पे हम सब बढ़ते हैं। कह रहे हैं ले वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन है पाड़ का, अनुबंधन का, अनुकरण का, या फिर दोस्तों अनुकूलन का। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पाड़ का। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर इसमें दोस्तों फाड़ के बारे में आपको बता दें, पाड़ी होता क्या है? पाड़ वह होता है दोस्तों जैसे बालक कोई चीज़ कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, थोड़ा बहुत बच जा रहा है, कोई चीज़ बताना चाह रहा है थोड़ा सा, लेकिन कुछ चीज़ें वह भूल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा उसकी मदद करना, यही आपका क्या कहलाता है? पाड़ कहलाता है। अगले क्वेश्चन में हम सब बढ़ते हैं। ले वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास, ऑप्शन है पहला सीखने का पर्याय है, ऑप्शन बी दोस्तों सीखने से स्वतंत्र रूप में होता है, या ऑप्शन सी है पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर लास्ट ऑप्शन है को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। किसके अनुसार आपको बताना है? ले वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन पर हम सब चलते हैं। निम्न में कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है पहला स्कूली परिवेश के सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, बी ऑप्शन है भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए, या फिर सी ऑप्शन है दोस्तों कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, या फिर लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियां सुनने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें खाली जगह बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। कौन सी बुद्धि होती है दोस्तों? जिनमें कहानियां सुनना लिखने पढ़ने की कौशल अच्छे होते हैं। ऑप्शन है पहला तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, या फिर दोस्तों संगीतमय बुद्धिमत्ता। जैसा कि इसके आप
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको पता चल गया कि उसके अंदर किस प्रकार से बुद्धि है। तो यह भाषाई बुद्धिमत्ता होगा दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर बोलने के, लिखने के, पढ़ने के कौशल अच्छे हैं। तो यह दोस्तों आपके भाषाई बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आते हैं। अगर कहीं दूसरे की भाषा समझने में उसे महारत हासिल है तो आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो जाएगा। इस प्रकार से तमाम प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं जिसे गार्डनर ने दिया था। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है? ऑप्शन ए पहला लेव वाइगोस्की, ऑप्शन बी है वी.एफ. स्किनर, ऑप्शन सी हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी दोस्तों जीन पियाजे। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लेव वाइगोस्की। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़वादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? पहला ऑप्शन है शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना व नज़रअंदाज करना चाहिए। बी ऑप्शन है शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों के बराबर देनी चाहिए। या फिर सी ऑप्शन है शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगाना लड़कों को हल्के कार्य जैसे बुलेटिन बोर्ड सजाना लड़कियों को देना चाहिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं शिक्षिका को लड़कियों से गणित व विज्ञान से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ऑप्शन इसमें जो आपका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन इसमें आपका बी सही होगा। इसमें जो बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? निम्न में कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़वादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? ऑप्शन इसमें आपका बी सही होगा, बी इज राइट आंसर। शिक्षिका को कक्षा कक्ष में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देना चाहिए। उनको जेंडर के हिसाब से भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़कियों को सरल काम दें, लड़कों को कठिन काम दें, लड़कों को मार्केट भेजें, लड़कियों को अपना स्कूल के अंदर का काम कराएं, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको एक बराबर काम देना चाहिए, चाहे वह लड़की रहे चाहे वह लड़का रहे। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे दोस्तों शिक्षकों को क्या चाहिए? पहला ऑप्शन है ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषा को शामिल करें। या फिर बी ऑप्शन है रूढ़ियों और पूर्वाग्रह को बढ़ावा दें। इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृत भाषा को शामिल करें। जाहिर सी बात है दोस्तों, कौन सा बालक किस क्षेत्र से आया उसे नहीं मतलब है, वह जिस क्षेत्र से आया है उसकी जो भाषा है, उसकी जो संस्कृति है, उसको आपको सम्मान करना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस पर चर्चा के माध्यम से शिक्षक का उद्देश्य खाली जगह को बढ़ावा देना चाहती है। एक शिक्षिका है दोस्तों, वह कोरोना के बारे में बच्चों से चर्चा कर रही है। उसका चर्चा करने का पर्पस क्या है, मतलब क्या है दोस्तों, उसको आपको सोचना है। पहला ऑप्शन है कार्यविधि चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन या फिर रटकर स्मरण। ऑप्शन इसमें आपका बी सही होगा दोस्तों, आलोचनात्मक चिंतन, बी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा? ऑप्शन है पहला सहयोगी परियोजनाएं, ऑप्शन बी है दोस्तों मानकीकृत परीक्षण, या फिर दोस्तों ऑप्शन सी है सहकर्मी मूल्यांकन, या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है कक्षा अवलोकन। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का दर्शन दोस्तों। पहला ऑप्शन है बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन बी है का आधार विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक स्कूलों में शिक्षित करना। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन है केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टवादित व श्रवणवादित हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों अपवर्जन की सभी नीतियों व आचरण को चुनौती देता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अपवर्जन के सभी नीतियों व आचरण को चुनौती देता है। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें
विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को दोस्तों क्या कहना चाहिए? पहला ऑप्शन है सबके लिए एक जैसा शैक्षिक छात्र अपनाना चाहिए, या फिर बी ऑप्शन है सीखने सिखाने के लिए एक विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन सी है दोस्तों शिक्षक केंद्रित शिक्षण करना चाहिए। दोस्तों शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए दोस्तों, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही नहीं होगा। डी ऑप्शन है परीक्षाओं को और केंद्रित शिक्षण करना चाहिए। ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर इसमें आपका बी होगा दोस्तों, सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। जो बच्चा जिस चीज़ से सीखे, जैसे कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसे ब्रेल लिप से सिखाइए, कोई बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो उसे श्रवण के माध्यम से सुनाइए। तो फिर इस प्रकार से जो बच्चा जिस चीज़ से सीख पाए उसके लिए वो सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है के अनुकूल पद्धति कौन सी हो? पहले हम इसमें कुछ कथन दिए गए हैं दोस्तों, देख लेते हैं उसको। पहले कथन हम इसमें देखते हैं। पहला कथन है विद्यार्थियों के खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना। ऑप्शन बी है कार्य को छोटे टुकड़ों में बांटना। ऑप्शन तीसरा कथन है दोस्तों कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समयावधि तय करना। या फिर फोर्थ कथन है एक समय पर एक कार्य देना। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। दूसरा तीसरा चौथा सही है। ऑप्शन बी दोस्तों पहला दूसरा चौथा सही है। ऑप्शन सी पहला दूसरा तीसरा सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। अब इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और आपका चौथा भी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग विद्यार्थियों और उनकी पहचान के गुणधर्म का सही मिलान है? ऑप्शन है पहला सृजनात्मक विद्यार्थी समस्या समाधान में अनियमितता। ऑप्शन बी है दोस्तों स्वलीन विद्यार्थी गतिक क्रियाओं का दोहराव। ऑप्शन सी है अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थियों बेहद कमजोर स्मृति। या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों दृष्टिबाधित विद्यार्थी सुनने में कठिनाई। ऑप्शन इसमें बी आपका सही होगा स्वलीन विद्यार्थी गतिक क्रियाओं का दोहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है? कथन दिए गए हैं। पहला कथन है अपसारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछकर। बी कथन है दोस्तों विद्यार्थियों के असमान उत्तरों के प्रति असंवेदनशील व लचीले होकर। इसमें जो तीसरा कथन है एक ही मात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित कर कर। ये फिर लास्ट ऑप्शन है अन्य में निर्देश का पालन करने के लिए कहकर। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, पहला और दूसरा आपका सही है, बाकी आपके सारे गलत हैं। अपसारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछकर और विद्यार्थियों के असमान उत्तर के प्रति संवेदनशील व लचीले होकर। अपसारी का मतलब होता है दोस्तों ऐसे प्रश्न जिसे भी आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछें कि आप बताइए भारत की राजधानी क्या है, आपने जवाब देंगे कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, बता देंगे नई दिल्ली है। अगर हमने आपसे यह पूछे कि आप दिल्ली की विशेषता बताइए, तो अब आप एक फिक्स आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर हम किसी 10 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चों से पूछ लें कि भारत की राजधानी क्या है, सभी बच्चे यही बताएंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। लेकिन अगर ऐसा बोल दें कि आप जो है दिल्ली की विशेषता बताइए, तब सब बच्चों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। यह आपका अपसारी के अंतर्गत आता है। और जब हम ऐसा पूछें कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, यह आपका अभिसारी के अंतर्गत आता है। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीखने को प्रभावी बनाने के लिए विषय वस्तु को। पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभव से जोड़ना जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन सी है विभाजित टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है बेहद चुनौतीपूर्ण होना चाहिए जिसमें वह विद्यार्थियों के सीखने का स्तर बहुत ज़्यादा हो। तो राइट आंसर इसमें आपका फर्स्ट बी हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब बच्चों को हम उन्हें
वास्तविक जीवन से जोड़ के कोई चीज़ पढ़ाएंगे तो बालक बहुत जल्दी से सीख जाएगा। जैसे भाई हम बालक को कंगारू के बारे में बताना है, हम कंगारू बताएंगे तो बालक नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर हम बालक को कुत्ते से कनेक्ट कर दें, कुत्ता ऐसा होता है, इतना बड़ा होता है, इस तरीके से 4 पैर होते हैं, ऐसे होता है, तो फिर अगर हम कुत्ते को कनेक्ट करके कंगारू पे ले जाएंगे तो बालक समझ जाएगा कि इस तरीके से ढांचा रहेगा तो वह कंगारू हो सकता है, वह समझने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर सीधा आप कंगारू के बारे में बताएंगे तो बालक नहीं समझ पाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले जो बालक देख रहा है, अपने परिवेश में जो देख रहा है, जो समझ रहा है, उसके बारे में आपको बताना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन से संबंधित है। पहला जो कथन है, पहले हम कथन समझते हैं फिर तर्क समझते हैं। कथन है दोस्तों, शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने में मदद करनी चाहिए व उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए। चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना। तर्क जो दिया गया है इसमें, सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है, ना कि पुस्तकीय ज्ञान के जो का त्यो पुनरुक्त करने का कौशल। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी है दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। या फिर लास्ट ऑप्शन, ए और आर दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक संरचनावादी शिक्षक, ऑप्शन है पहला, को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। बी ऑप्शन है, को केवल उदाहरण देना चाहिए। सी ऑप्शन है, को संप्रतियों की पुष्टिकरण के लिए केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। या फिर इसमें आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, को कक्षा में उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। आप उसे उदाहरण के जरिए, गैर उदाहरण के जरिए समझाने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले इसमें खाली जगह है। विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अप्रेरित करते हैं। पहला ऑप्शन है, शर्मिंदगी और निराशा। बी ऑप्शन है, भय और उत्कृष्ट। या फिर सी ऑप्शन है, यह मान्यता की क्षमता अटल और अनियंत्रणीय है। या फिर लास्ट ऑप्शन है, यह मान्यता की क्षमता वार्षिक और नियंत्रणीय है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यह मान्यता की क्षमता वर्धिक और नियंत्रणीय है। डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय उनके पूर्व ज्ञान का आह्वान करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है। इन क्रियाकलाप के संदर्भ में क्या सही नहीं है दोस्तों? शिक्षिका है दोस्तों, कुछ वह कोई भी चैप्टर शुरू करना चाह रही है, शुरू करने से पहले कुछ गतिविधियां करा रही है। उसके कथन में दोस्तों कौन सा गलत होगा उसको आपको बताना है। इसमें जो पहला कथन है, कह रहे हैं छात्रों में जानकारी का जुड़ाव एवं संबंध बनाने में सहायक। दूसरा कथन है, इसमें दोस्तों जो आपका गलत होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बी कथन है, यह समय और संसाधन की बर्बादी। या फिर तीसरा है दोस्तों, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है। या फिर लास्ट ऑप्शन है, यह अधिगम के लिए तैयार करने की एक सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक पहल है। अब इसमें जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन में जो आपका गलत होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला चौथा सही है। या फिर बी ऑप्शन है, पहला दूसरा सही है। फिर सी ऑप्शन है, तीसरा चौथा सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा सही है। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? पहला ऑप्शन है, उन्हें कड़ी सजा देकर। बी ऑप्शन है, पुरस्कार देकर। सी ऑप्शन है, प्रत्यास्मरण व बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर। या फिर लास्ट ऑप्शन है, उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके उनको उससे जूझने में मदद करके। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों,
उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके उनको उससे जूझने में मदद करके। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों की प्रशंसा करके, बी ऑप्शन है कम उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों को दंड देकर, सी ऑप्शन है उन्हें शिक्षा की नकल करने के लिए बढ़ावा देकर, या फिर लास्ट ऑप्शन है सीखने में आनंद की भावना पैदा कर। अब इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सीखने में आनंद की भावना पैदा करके। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है आज आपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखता है, तो वह कौन सा कौशल प्रोत्साहित कर रहा है? अनुबंधन का, अनुकरण का, स्मरण व प्रत्याहार या अधिसंज्ञान? इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी, अधिसंज्ञान। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन समझते हैं, फिर उसका तर्क समझेंगे। कथन है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। अब तर्क है जो अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्यनीति है। ऑप्शन इसमें है, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। अब इसमें करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कथन कारक से ही संबंधित है। सबसे पहले हम कथन समझते हैं। कथन यही है दोस्तों एक बच्चे की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। तर्क है संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित हैं। ऑप्शन है पहला दोस्तों, पहला ऑप्शन है करें ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। या फिर लास्ट ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके सीडीपी के क्वेश्चन थे और आपके ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपके ये पेपर जो हमने कवर किया दोस्तों, ये आपके पेपर 13 जनवरी को पूछे गए थे। अगर आप इस चैनल पर नए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेके 2023 तक आपके जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए सबको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। अब इसी के साथ यह क्लास समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।